भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जयपुर में आयोजित की जा रही है। कल महासचिवों की बैठक हुई है, आज राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है और कल राज्यों के हमारे जो संगठन मंत्री हैं वह बैठने वाले हैं। आज सवेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बैठक की शुरुआत की गई और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आज सवेरे से जो बैठक चली है उसमें कुछ वक्तव्य हुए हैं और बैठक की तमाम जानकारियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद तावड़े जी आपको देंगे। भारतीय जनता पार्टी में मीडिया में मेरे सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी जो यहाँ से सांसद भी हैं वह हम लोगों के मध्य हैं। श्री रामलाल जी हम लोगों के मध्य हैं। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सबको नमस्कार। लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 साल बाद प्रत्यक्ष इस प्रकार पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्रियों का मिलना, वैसे लगातार ऑनलाइन बैठकें तो होती रही, कोरोना के कार्यकाल में बीच में ऑनलाइन तो बैठकें होती रही, लेकिन बहुत दिनों बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ऐसे राजस्थान के इस पवित्र भूमि पर हम सब मिल रहे हैं। जैसे बलूनी जी ने कहा वैसे कल महामंत्रियों की बैठक और आज पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्रियों की बैठक सुबह से शुरू हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ और उसके बाद जो कार्यवाही चली उसमें प्रायः 3 वक्तव्य सभी पदाधिकारियों के सहमति से पारित हुए। उसमें इस 30 तारीख को मोदी जी की सरकार को 3 साल जो पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर एक जो वक्तव्य 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको लेकर सभी ने जो पारित किया उसमें प्रायः ये बात कही गई है कि 2014 में 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने दिया और 2019 में दोबारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 282 से 303 तक भाजपा की जो बढ़त हुई, उसके बाद जो पिछले 3 साल में, उसके पहले के 5 साल में जो काम चलता आया उसको आगे लेकर ये सरकार जब चली तब उसमें मुझे लगता है प्रायः जिन बातों का स्वाभाविकता लोगों में चर्चा, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात ज़्यादा चली। इसमें सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात, जो स्वाभाविकता यहाँ जिसकी आवश्यकता थी और उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना क्रम ऊपर चलता गया। आत्मनिर्भर भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जिसका स्वागत देश की युवाओं ने विशेषकर ज़्यादा मात्रा में किया। किसानों को लेकर भी प्रधानमंत्री किसान योजना, उसके आर्थिक नियोजन, इन सब के कारण किसानों के विषय में लेकर जो पिछले
3 साल में विशेष और उसके पहले के 5 साल में कि एग्रो प्रोडक्टिविटी पर जो एक उसका परिणाम दिखा, एक पॉजिटिव परिणाम दिखा, उसकी भी सराहना इस वक्तव्य में की गई। और किसान क्रेडिट कार्ड और मछुआरों के लिए भी इसके एक अलग रिजल्ट्स दिखाई दिए और उसका स्वाभाविक परिणाम वहाँ के किसान और मछुआरों के बीच एक पॉजिटिव दिखाई देता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो दिक्कतें वो फेस कर रहे थे, उससे कुछ उनको राहत जो मिली, उसका भी एक, जब हमारे देशवासी है, कार्यकर्ता है, जब जाकर मिलते हैं तो लोगों से जो फीडबैक आता है, और विशेषतः कोरोना के कार्यकाल में इसका आयुष्मान भारत की योजना हो या मेडिकल की बाकी स्कीम्स हो, इसका लाभ मिलते हुए जो देखा, उसका भी एक स्वागत सब जगह पर हो रहा है। शिक्षा हो, इनोवेशन हो, रिसर्च हो, इसको लेकर बात हुई, विशेषकर जो नई शिक्षा नीति आई और उसमें जो भारतीयत्व की बात और उसके साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाइप की बात जो हुई है, तो उस कारण इस शिक्षा क्षेत्र को एक गति प्राप्त आगे चलकर होने वाली है। जन आधार योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों से कोरोना कार्यकाल में अगर 6,000 रुपया किसी के खाते में जमा है तो 6,000 रुपया जमा है। कहीं सरकारी व्यवस्था में उसका करप्शन नहीं, कुछ नहीं, जितना पैसा उस व्यक्ति के नाम पे निकाला उतना ही पैसा पहुंचा। राजीव गांधी जी की जो थियोरी थी कि 100 रुपया भेजा तो 15 रुपया पहुंचता, ये न होते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और इन सब जनधन अकाउंट और इस योजना से पूरा लाभ, टैक्स के द्वारा आम व्यक्ति जो अपना पैसा सरकार को देता है, उस पैसे का दुरुपयोग पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि रुक गया। राजनीति पार्टियों के द्वारा सत्ता का उपयोग करते समय कई बार जहां हमको समर्थन मिला है वहां थोड़ा झुकाव रहने की एक मानसिकता रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक विकास का ऐसा मॉडल खड़ा किया जो राजनीति से ऊपर होगा, आवश्यकता के अनुसार होगा, और इसलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट निकालकर उसके विकास की योजना बनी, उसका एनालिसिस किया गया, उसका हर कुछ महीने बाद क्या करना आवश्यक है इसकी खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानकारी लेते हैं। उस कारण एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इस देश के बारे में हमको देखने को मिला। मुझे लगता है कि जब ये 8 साल पूरे हो रहे हैं तो पूरे देश में पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 8 साल में जो जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी रहे, उन सब लाभार्थियों के परिवार तक पहुंचने की योजना पार्टी की ओर से बनाई गई है। इस दरमियान जो 15 दिन कार्यक्रम चलेंगे उसमें केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे। जहां प्रवास पर जाएंगे वहां रात्रि का निवास उस गांव में करते हुए इन लाभार्थियों को मिलना, ये भी इस योजना में अपेक्षित है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के ये 8 साल के कार्यकाल जो सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं, एक महीने में गरीबों के मसीहा के नाते जो योजनाएं चलती आई, उस कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि जो इस देश में बनी है, मुझे लगता है कि ये सभी लाभार्थियों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक आने वाले दिनों में करने का निश्चय आज के इस पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में किया गया। दूसरा वक्तव्य जो हुआ वो राजस्थान में ये बैठक हो रही है और स्वाभाविकता राजस्थान की जनविरोधी कांग्रेस सरकार जिस प्रकार उनका यहाँ सत्ता में काम करने का तरीका है, उसका नतीजा ये हुआ कि शांतिपूर्ण प्रदेश के नाते राजस्थान का जो परिचय था अब अपराधों की राजधानी बन गई है।
7 लाख नए केसेस दर्ज हुए, महिला, दलित, अनुसूचित जनजातियों पर केसेस, क्राइम्स बढ़ गए हैं। 22% अपराध कांग्रेस के गहलोत सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। इसकी रिपोर्ट तो हम सब पढ़ी होगी, जानते हैं हम उसकी। साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। बेरोजगारी में राजस्थान सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। इसके साथ साथ पेपर लीकेज के जो मामले सामने आ रहे हैं देश भर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीकेज हो रहे हैं और इसलिए यहाँ की एग्जाम सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री था और जिस विश्वविद्यालय के इलाके में इस प्रकार की घटना अगर कहीं होती थी तो नौकरी देने वाले जो उद्योजक है वो उस विश्वविद्यालय के इलाके के बच्चों को नौकरी के लिए सबसे कम मार्क देते थे। डर यह है कि शायद राजस्थान के बारे में ऐसा ना हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार में उनके ही अगल बगल के बच्चे इस लीकेज कांड में एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है और उसका नतीजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के बारे में भी कई घटनाएं हम देख रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात है कि प्रतिशोध की राजनीति ये यहाँ करते हुए सरकार दिख रही है। जानबूझकर भाजपा समर्थित लोगों पर मुकदमे दर्ज करना, झूठे मुकदमे दर्ज करना, इस प्रकार की गतिविधि, और इसलिए राजस्थान की जन विरोधी सरकार के विरोध में भी एक वक्तव्य इस बैठक में पारित किया। इस विषय में आगे चलकर थोड़ी और बातें भी राजवर्धन जी बताएंगे। उसके पहले 4 राज्यों में जो भाजपा की महाविजय सफलता हमने प्राप्त की है उसको लेकर एक अभिनंदन का स्टेटमेंट इस बैठक में हुआ। उसमें जो बातें प्रमुखता से कही गई कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद लगातार दूसरी बार कोई सरकार आना ये हुआ नहीं था। जो इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनी, 14 के लोकसभा, 17 के विधानसभा, 19 के लोकसभा और 22 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा का वोट शेयर 39% से 42% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया और यहाँ हमने रिकॉर्ड जीत प्राप्त की। वही उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद लगातार 2 बार किसी पार्टी की सरकार जीत नहीं पाई, जो उत्तराखंड में इस बार हमने कर दिखाया। और उसमें विशेषकर मैं मानता हूँ कि सीमा से सटा पहाड़ी राज हो या समुद्र तट वाला गोवा हो या एक माँ गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त उत्तर प्रदेश हो या पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य मणिपुर, चारों दिशाओं में इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार को इन राज्यों में जिताया। इसके साथ असम है, त्रिपुरा है, गुजरात है, चंडीगढ़ है। इन राज्यों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी ऐतिहासिक जीत भाजपा को दिखते प्राप्त हुई है। त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव में 334 सीटों में से 329 आउट ऑफ 334, 329 सीट्स भाजपा जीती है और जीत का प्रतिशत 98.5% तक रहा। और साथ साथ में भाजपा के गठबंधन की जीत की प्रतिशत भी हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही गुजरात के गांधीनगर, थारा, ओखा, भानवड़ नगर पालिका हो या फिर असम के इसमें जो हमने जीत प्राप्त की वो, आज झारखंड के इसमें भी पॉजिटिव जो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि विधानसभा हो या नगर निगम या स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव, इन सभी में भाजपा की जीत होते हम देख रहे हैं। और विशेषकर एक एंटी इनकम्बेंसी यह शब्द प्रयोग बहुत प्रचलित था, उसको अभी हटाते हुए प्रो इनकम्बेंसी
इस शब्द का इस राजनीति में अब प्रचलन बढ़ा है और मुझे लगता है कि इसका एक स्वाभाविक परिणाम हम देख रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने बड़े दावे भी किए थे, आम आदमी पार्टी ने किए थे, कांग्रेस ने किए थे, उसके आंकड़ेवारी भी आपके पास है। मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक जीत का जो समीकरण है उसमें एक तो जाति पंथ के सीमा को छोड़कर जो लाभार्थी इस देश में निर्माण हुए, मैं इस जाति का हूं तो मिलेगा, इस जाति का हूं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं हुआ। सबको समान इसमें अलग अलग योजनाओं में लाभ हम देते गए और विशेषकर MY समीकरण, महिला, यूथ और योजना, ये MYY समीकरण, ये भाजपा के जीत के लिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा उपयोगी रहा। और कोरोना के कालखंड में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ उसका भी स्वाभाविक परिणाम इस चुनाव में हमने देखा है। और मुझे लगता है कि हैदराबाद जैसे महापालिका महानगर निगम में भी हमने सीटों का देखा कि 1 से 49 सीटों तक भाजपा को बढ़त मिली। और ये जो जीत का सिलसिला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, आने वाले दिनों में वो और भी आगे चलते रहेगा, यही विश्वास है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति ये जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद तक सीमित थी, या परिवारवाद हो, पूंजीवाद हो, बाहुबली हो, इसको लेकर चलती थी, तो उसको छोड़कर सुशासन और विकासवाद को साधकर इस मुद्दों पर ये जो राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आई, उसका परिणाम इन चुनावों में हमने सब जगह देखा है। और सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए जनता भाजपा को आशीर्वाद देती रहेगी, यह विश्वास इस पदाधिकारी बैठक में जताया गया है। मुझे लगता है कि ये 3 प्रमुख वक्तव्य देश के जनता के सामने इस भाजपा की बैठक के द्वारा हमने लाए हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप लोग तावड़े जी से विनोद तावड़े जी से कुछ जो सवाल हैं वो करें, मेरा आदरणीय राज्यवर्धन राठौड़ जी से आग्रह है कि जो राजस्थान के ऊपर जो वक्तव्य है उसके ऊपर एक सूक्ष्म सा अपना बयान दें। साथियों, धन्यवाद, आप समय निकालकर यहाँ पर आए। राजस्थान देश के विकास की स्थिति में काफ़ी पीछे रह गया है। 3.5 साल पहले जिस पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता ने विश्वास करके उन्हें जिम्मेदारी दी यहाँ पर सरकार चलाने की, योजनाएं जमीन तक पहुँचाने की, जनता की सुरक्षा करने की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की, उसमें राजस्थान की राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और ये आंकड़ों के साथ आपको पता है, खास तौर से किसान, महिला और नौजवान, यूथ, इनके पूरी तरह से खिलाफ राज्य सरकार ने काम करा है। जहां राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश कई सालों तक, दशकों तक माना जाता था, पिछले 3.5 साल में इसने अपना रिकॉर्ड तोड़कर पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त करा है। महिला उत्पीड़न के अंदर, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके अंदर। और सबसे लास्ट अगर पूरे देश में राजस्थान है तो योजनाएं पहुंचाने में, खास तौर से पीने का पानी जनता तक पहुंचाने के लिए। इस अकेले स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं राज्य सरकार की एफिशिएंसी। यही नहीं, नौजवानों के लिए जो रिक्रूटमेंट, जितने भी इम्तिहान हुए, एक के बाद एक इनका पेपर लीक हुआ और एग्जाम रद्द हुए। लाखों विद्यार्थी जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे, उनके साथ पूरी तरह से नाइंसाफी, उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। यही खत्म नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति और करी इन्होंने। लगातार एक के बाद एक सबूत सहित, आप जानते हैं, मैं यहां दोहराने की कोई जरूरत नहीं समझता, सबूत सहित आप जानते हैं कि इन्होंने तुष्टीकरण करी, बौखलाहट में करी, मैं समझता हूं, क्योंकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही।
देश के अंदर 18 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां इनका सफाया हो रहा है। इनकी अंदर की जो रस्साकशी है उससे हमें मतलब नहीं है, ये इनकी इंटरनल राजनीति है। लेकिन जहां इनकी इंटरनल राजनीति राजस्थान के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करे वहां हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो हम सब समझते थे मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास था, मुझे नहीं लगता उन्होंने उसका एक अंश भी इस 3.5 साल के अंदर इस्तेमाल कर पाए हैं। पूरी उनकी ताकत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगी हुई, और इसी कारण से हम ये भी जनता से सुनते हैं कि जितने इनके कांग्रेस के विधायक हैं उतने ही इनके मुख्यमंत्री, सभी जगह खुली छूट दे रखी है प्रशासन और पुलिस को कि जैसा एमएलए चाहे कांग्रेस का वैसा करिए, और उसके कारण से सारा लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, सब कुछ भ्रष्ट हो गया। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, और जनता त्रस्त है पानी के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए। इनका चिंता शिविर, उस चिंता शिविर, चिंतन नहीं चिंता शिविर के बाद 2 इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनको चिंता अवश्य होनी चाहिए। ये बार बार इमेज मेकओवर करते हैं। ये इमेज मेकओवर से राजनीति नहीं होती। कई बार राहुल गांधी जी का इमेज मेकओवर हो चुका है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनके इमेज मेकओवर के लिए। कांग्रेस का इमेज मेकओवर के लिए खर्च हो रहे हैं। इमेज मेकओवर से काम नहीं होता, काम होता है जनता की सेवा करने से, जो ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि राजस्थान जो हम सब का राज्य है वो काफी पीछे होता जा रहा है बाकी राज्यों से, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसको जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद राजवर्धन जी। अभी जो हमारी बैठक चल रही है, इसके समापन पे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बैठक से जुड़े समस्त जो बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस जो अभी जितना हुआ है और जो अभी आदरणीय तावड़े जी ने कहा है उससे जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। एक ऐसे आप लोग शशि जी तावड़े जी, मोदी जी ने कहा भाषाई विविधता देश में है और सभी भाषाएं देश के लिए जरूरी हैं। क्या बीजेपी के विस्तार के लिए भाषाई विविधता को स्वीकारना जरूरी हो गया, या कुछ देश में भाषाई आधार पर कुछ जगह विवाद हो रहे हैं उनको शांत करने के लिए इस पर फोकस करना? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी की शुरुआत से ही ये मान्यता है, और हम तो बार बार अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश ये नारा देते हुए पार्टी में बड़े हुए हैं। इसलिए ये अभी कोई नया नहीं है, ये तो पहले से ही भाजपा की कमिटमेंट है। प्रकाश भंडारी जी, प्रकाश भंडारी। तावड़ी जी, आपने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो गई है, और 5 में से 4 राज्यों में आपने देखा, तो आप ये समझते कि ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है राजनीति या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से गायब हो रहा है कभी कहीं? मुझे लगता है कि जब राजनीति के मूल बातों को विकास की ओर आया और विकास के आधार पर जब लोगों की वोटिंग शुरू हुई, तो स्वाभाविकता मैं मानता हूँ कि ये प्रो इनकम्बेंसी हम देख रहे हैं, और जिस प्रकार लाभार्थियों की संख्या, संतुष्ट लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उस कारण ये एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी लेते जा रही है। आपको ये लगता नहीं है कि इसका लाभ तो राजस्थान की गहलोत सरकार को भी मिल सकता है? मुझे लगता है कि गहलोत सरकार के बारे में हमने जो प्रस्ताव किया है, उसके जो बिंदु मैंने बताए, राजवर्धन जी ने बताए, अगर वो है तो स्वाभाविकता उसके परफॉर्मेंस पर वोटिंग होगी, और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार लोग लाने वाले हैं। प्रज्ञा एक सवाल प्रज्ञा से, थोड़ा दिल्ली वाले आधा करिए। सर, आपने MYY की बात की, महिला यूथ योजना, कैन यू इलेबोरेट ऑन दैट कि पार्टी का क्या रोड मैप है इसको लेकर, और ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहेगी या पूरे देश में से लागू किया जाएगा? तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस चुनाव में जो हमने देखा कि महिलाओं का और युवाओं का मतदान ये बड़ी मात्रा में वहाँ के भाजपा के पक्ष में आता हुआ देखा, और योजनाओं के लाभार्थी जिन बूथों पर ज़्यादा थे
वहाँ पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट ज़्यादा मिलते, इसलिए उन चुनाव में महिला, युवा और लाभार्थी यानी जो योजना बनी, इसका एक पॉजिटिव असर हमने देखा, जो सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ ये 5 राज्य नहीं, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में हम ये देखेंगे। संजय शर्मा। विनोद जी, मेरा सवाल है, आपने मोदी सरकार के 8 साल पर कार्यक्रम की घोषणा की, आपने कहा कि इस पर प्रस्ताव भी आया, तो किस तरीके से आप लोग, क्या जितनी भी सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, सभी लाभार्थियों तक आप जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें आपकी पूरी प्रदेश इकाइयाँ, केंद्रीय इकाइयाँ सभी इन्वॉल्व होंगी, और किस तरह से टोटल लाभार्थियों की आपने छटनी की टोटल संख्या कितनी हो रही है? 2014 से 2022 तक के लाभार्थियों की एक सूची पार्टी की ओर से बनाई जाएगी, वो बूथ लेवल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी, और उन लाभार्थियों को मिलकर, अगर आपके यहाँ आयुष्मान में जो कार्ड मिला उसके आधार पर घर में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की खर्च करना पड़ा 1.5 लाख 2 लाख, और वो आपको वो पैसा देना नहीं पड़ा, तो इसका कारण है कि केंद्र सरकार के, मोदी सरकार की ये योजना। ऐसे जो किसान सम्मान वाला विषय हो, या फिर लगभग 80 करोड़ जनता को राशन पहुंचाने का काम जो कोरोना के कार्यकाल में हुआ, ऐसे सभी लाभार्थियों तक पहुंचकर ये जो आपके पास पहुंचा, इसका कारण ये है, ये सहज रूप में, और वो सरकार आज दूसरी बार आने के बाद 3 साल और पूरे 8 साल पूरा कर रही है। इस प्रकार का एक संवाद होगा, लाभार्थियों से संवाद, और मैं मानता हूं कि स्वाभाविकता इस प्रकार के संवाद का लाभ, कुछ योजनाओं में अगर दिक्कतें हैं, कुछ उसमें और कुछ बातें करनी है, तो उसका फीडबैक भी आ जाएगा। तो एक तरफ ये बात लोगों तक पहुंचाना और लोगों से कुछ फीडबैक है तो वो लेना, ऐसे 2 वे ट्रैफिक जिसको कहते हैं, ये इस अभियान के द्वारा होगा। विनोद जी सवाल, विनोद जी सवाल आपसे है, आप दिल्ली से आए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों से एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, उनके बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप है, और बीजेपी के बारे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी बड़े नेता ने यहाँ पर व्यापक स्तर पर वो बात को उठाया ही नहीं है। और आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्या बीजेपी के नेताओं के बारे में इसके बारे में बात हुई है, चर्चा हुई है? क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी उठा सकती थी ढंग से, पर उस तरह से नहीं उठाया गया है। मुझे लगता है कि शाम को 5 बजे की पत्रकार वार्ता अरुण सिंह जी लेने वाले हैं, जो राजस्थान के प्रभारी भी है, वो इसका सही जवाब आपको दे पाएंगे। बाबूलाल जी, न्यूज़ 18। मेरा सवाल ये है, बाबूलाल हमारे यहाँ वो कहा राइटिस्ट है। हाथ से देते हैं, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आप गरीब कल्याण का जिन लोगों को फायदा मिला, लाभार्थियों को जो फायदा मिला, आप उसे नहीं क्यों कर रहे हैं? लगता नहीं है गरीबी का मजाक है एक तरह से? मुझे लगता है कि जिसको लाभ मिला उसको जाकर मिलना, उसके कुछ सुझाव है तो लेना, इसमें मजाक नहीं। उसको और अगर कुछ ठीक करना है, उसको और अच्छा लाभ पहुंचाना है, तो उसके लिए कर रहे हैं, इसलिए आपने तो उसका स्वागत करना चाहिए। बड़े साहब, एक सवाल और है, यहाँ पर जयपुर में नड्डा जी तीसरी बार आए हैं, तो यहाँ पर कौन सी बड़ी चुनौती है? पार्टी को एकजुट करना है, यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री के फेस हैं, या फिर यहाँ पर कांग्रेस से बड़ी लड़ाई लड़नी है उस लिहाज से लेकर? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हिमाचल 3-4 बार गए हैं, राजस्थान 4 बार गए हैं, उत्तराखंड में भी गए हैं, ऐसे कई राज्यों में वो जा रहे हैं। जब पार्टी का अध्यक्ष ये एक्टिव होता है तो स्वाभाविकता उसका अलग अलग प्रदेशों में कई बार जाना होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 साल में स्वाभाविकता इस प्रकार के प्रवास, इस प्रकार के दौरे और बढ़ेंगे। ये 3-4 बार आए थोड़ा कम है, मुझे लगता है और ज़्यादा आना चाहिए सभी प्रदेशों में। पंकज जी, चिंतन बैठक हुई है कांग्रेस की राजस्थान में, अब आपका मंथन चल रहा है, लेकिन क्या महंगाई के ऊपर भी कोई चिंतन और मंथन हो रहा है आपके? मुझे लगता है जब चिंतन और चर्चा होती है तो सभी मुद्दों को लेकर होती है, और उन सभी मुद्दों के आधार पर जनता के सामने जाकर क्या कहना है उसकी भी स्वाभाविकता चर्चा होती है। अदिति नागर। सर, आपने कहा कि राजस्थान में भी जल्द ही डबल इंजन की सरकार आएगी, तो यूपी में डबल इंजन थे मोदी जी और योगी जी, राजस्थान में डबल इंजन कौन है? योगी, मोदी जी, और दूसरा डबल इंजन कौन है? मुझे लगता है कि
सही समय पे सही इंजन जोड़ना ये भाजपा की विशेषता है, वो जोड़ा जाएगा, चिंता मत करो। भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में आएगी। पंकज जी, पंकज जी, इंजन का चेहरा होगा ना तावड़े जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवाद जो है लोकतंत्र के लिए बड़ी मैं पूछ चुनौती रहा हूं- है या लोकतंत्र के लिए घातक है, तो क्या इसमें ऐसा माने कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में वंशवाद राज्य स्तर पर है भाई परिवार के परिवार बड़े पदों पे क्या ऐसा माने कि बीजेपी के एक परिवार से एक ही टिकट या एक ही परिवार से एक ही आदमी को इजाजत होगी किसी बड़े पद पर? वंशवाद की बात जब कही जाती है तब वो पूरी पार्टी एक परिवार के कब्जे में जब जाती है उसको प्राय वंशवाद, समाजवादी पार्टी है यादव, शिवसेना है ठाकरे, ऐसे अलग अलग पार्टियां एक परिवार की होती है। उस परिवार के व्यक्ति के हित के अनुसार पार्टियों की नीतियां बदलती है, जनता के हित के अनुसार नहीं बदलती है। इसका विरोध है। और स्वाभाविकता उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा कि कई सांसदों के बेटा बेटी दामाद बहू टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको मिला नहीं, क्योंकि भाजपा ये मानती है, गुजरात में जो प्रयोग हुआ कि सिटिंग सभी मिनिस्टर्स सीएम को विधायक बनाया गया और सभी बाकी मंत्री बने। हम अगर पार्टी में राजनीति में काम करते हैं तो हमने लगातार जनप्रतिनिधि होकर ही काम करना चाहिए, मंत्री होकर ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप पार्टी का काम अलग अलग रूप से कर सकते हैं। इसका एक अलग आदर्श मैं मानता हूं कि भाजपा लोगों के सामने ला रही है। देश के 18 राज्यों में भी है। आपकी पार्टी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि वार्षिक एक्ट जो है 1991 में अब केंद्र सरकार को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, चाहे बात ज्ञानव्यापी की हो या कि काशी की हो, इस एक्ट के कारण शायद आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या इसे लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कोई चर्चा हुई या चर्चा का इरादा है, और आपकी पार्टी क्या सोचती है सर वार्षिक एक्ट में? मुझे लगता है कि जो बातें न्यायिक स्वरूप में होनी चाहिए वो न्यायिक स्वरूप में होना, जुडिशली होना यह आवश्यक है। राम मंदिर जैसा मुद्दा भी हमने जुडिशली उसको हल हो गया वो, और इसलिए हमारी 2/3 हमारा बहुमत है, इसलिए हम कोई एक्ट चेंज करें इस प्रकार का करें ये नहीं है। हमारा आग्रह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अरविंद जी, सर एक सवाल है, सर एक सवाल है, एक सवाल। 8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, 8 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है, बेशक आप बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हर रोज ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई को लेकर के कोई रोड मैप नहीं है, चीन को लेकर के खासतौर से जो विदेश नीति है उसको लेकर के कोई रोड मैप नहीं है, तो हर जगह भटकाव है, क्या कहना है? राहुल गांधी जी के ट्वीट कई बार वो खुद देखते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है, क्योंकि उसने जो एलपीजी का ट्वीट किया था उसमें जो उन्होंने बताया था कि विदाउट सब्सिडी वो महंगा था, अभी हम जो विद सब्सिडी वो महंगा था और अभी तो सस्ता है। इसका मतलब राहुल जी कांग्रेस का प्रचार के बजाय बीजेपी मोदी सरकार का प्रचार कर रहे हैं क्या, ऐसे कई लोगों को लग रहा है। सर अरविंद जी, अरविंद जी, मेरा एक सवाल है सर। जेपी नड्डा जी करौली आए थे, कुछ उनका पारिवारिक कार्यक्रम आपकी बांसवाड़ा आए थे, उस समय से गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो जेपी नड्डा जी, स्पष्ट जेपी नड्डा जी का नाम लिया था उन्होंने करौली दंगे को। नहीं, अगर गहलोत जी को ये लगता है कि भाई आदरणीय नड्डा जी के आने से हो रहा है तो उनका जो पुलिस इंटेलिजेंस है वो नाकामयाब है, सरकार नाकामयाब है, उनको पता कैसे नहीं चलता है? आकर जाने के बाद ये पता चलता है किसी मुख्यमंत्री को, तो इसका मतलब ही इज एन अनसक्सेसफुल, उनके लॉ एंड ऑर्डर पे उनका कंट्रोल नहीं, ये वो खुद मान रहे हैं। और नड्डा जी का प्रवास मात्र राजस्थान में नहीं हुआ, कई प्रदेशों में हुआ, वहाँ दंगे नहीं हुए, यहाँ क्यों हो रहे? इसका गहलोत जी ने सोचना चाहिए। राजस्थान में तावड़े जी मित्रों आप एक मिनट सुनिए एक मिनट, अभी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मुझे पता है सब लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा होने वाली है। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिन मित्रों ने भी सवाल लिए हुए अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सवाल लेंगे, तावड़े जी की भी करा देंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत धन्यवाद साहब। तावड़े देश की सवाल भी पूछ लीजिए, इसके बाद जरूर पूछेगा मैं।